गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉस और एसएम की ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा चल रहा था ढलान तथा विक्षेप और ये लगभग हम लोगों ने पूरा कर लिया था। ढलान तथा विक्षेप में हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन मेथड हम लोग पढ़ रहे थे और डबल इंटीग्रेशन मेथड में हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों पे ही पॉइंट लोड और यूडीएल लगाकर देख लिया था। आज मैंने आपको कहा था कि नया चैप्टर शुरू करेंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो अभी कुछ बच्चों के कंफ्यूजन है, पहले वो कंफ्यूजन दूर किया जाए। और कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसको बताते ही आज हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। जो नया चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है बच्चों की कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए परीक्षा के लिए, क्योंकि पेपर आ रहे हैं उसकी तैयारी के साथ। मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आज बताऊंगा, और आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपको कैसे क्रॉस करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक कंफ्यूजन आया है बच्चों का किसी का कि सिंपली सपोर्टेड बीम में और यूडीएल लगाओ, उसके लिए पॉइंट थीटा ए कैसे निकालते हैं। थीटा ए मैंने आपको थीटा बी निकाल के बताया था, थीटा ए भी वही तरीके से निकलेगा, देख लेते हैं। जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है उसका? सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लगा हूं, एल हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। इसमें थीटा ए कैसे निकालेंगे? थीटा ए का मतलब है जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था आपको, ये होता है थीटा ए, ये होता है थीटा बी। यहाँ कहीं बीच में डिफ्लेक्शन होगा, ये होगा मेरा वाई सी, पॉइंट सी। कुछ ऐसा मैंने आपको लिखवाया होगा, पॉइंट ए बी पॉइंट सी, ऐसा कुछ लिखवाया था मैंने। पॉइंट आपको थीटा बी बता दिया था। और जब भी मैंने आपको पॉइंट लोड लगाया था, यहां पे देखिए जरा, जब मैंने पॉइंट लोड लगाया था ए बी सी डब्ल्यू, तब मैंने एक्स एक्स यहां पर लिया था और एक्स दूरी ये मानी थी, बिल्कुल यही मानी थी। इस केस में क्या हो रहा था, ये वाला डब्ल्यू जो है इंक्लूड नहीं हो रहा था एमएक्स में। एमएक्स जब हम लोग निकाल रहे थे तब ये डब्ल्यू हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा था, इसलिए यहां आ रहा था मेरा डब्ल्यू बाई टू, यानी कि डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स, ये आ रहा था एक्स। इसमें ये वाला डब्ल्यू जो है इंक्लूड नहीं हो रहा था, उसके लिए हमको यहां पर एक्स मानना पड़ा था, तब मेरा निकला था थीटा ए। ये आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने बिल्कुल अलग से सेपरेट कराया था, थीटा ए के लिए आपको दूसरा फिगर बनाया था। लेकिन इस केस में जो एमएक्स आ रहा है उसमें जो यूडीएल है वो इंक्लूड हो रहा है, इसलिए उसके लिए अलग से इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जो एमएक्स आ रहा है, यहां पर भी अगर मैं मान लेता हूं, ये तो हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू। यहां के लिए जो इक्वेशन बनाई थी मैंने, एम एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, बल हो गया लंबा दूरी हो जाएगी एक्स, माइनस डब्ल्यू एक्स, ये हो गया बल, इंटू एक्स बाई टू। ये जब डब्ल्यू इंटू एक्स बल हो गया इंटू एक्स बाई टू। अब ये यूडीएल भी मैंने यहां पर देखिए इंक्लूड कर लिया है, इसलिए यहां पर आपको अलग से इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। डब्ल्यू एल एक्स बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, यही एम एक्स बराबर क्या होता था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ई आई। सभी को याद आ रहा होगा, एम एक्स बराबर मैंने आपको नोट कराया था क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ई आई बराबर होता है एम एक्स के। इसी को ही अगर मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 का समाकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ई आई इक्वल टू, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू अलग है, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस डब्ल्यू बाई टू ये अलग है, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी वन,
ये इक्वेशन बनेगी मेरी ढलान की। तो यहाँ पर सबसे पहले C1 निकालेंगे। तो C1 कहां पर होगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 कहां पर होगा, थीटा इक्वल टू 0 यहां पर होगा। मैंने आपको बताया था कहां पर, पॉइंट सी पर। थीटा इक्वल टू 0 कहां पर होगा, पॉइंट सी पर। तो सी पर, और यहां से लेके यहां तक एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, L/2, क्योंकि ए और बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, L/2। तो यहां पर लिखेंगे जब x इक्वल टू L/2 होगा तब dy अपॉन dx इक्वल टू होगा 0, यानी कि थीटा का मान क्या होगा, 0। कब होगा, जब x इक्वल टू L/2 होगा। अभी तक तो हम लोगों ने कुछ भी अलग नहीं किया है, वही इक्वेशन चल रही है जो हमने थीटा b के लिए निकाली थी, कुछ भी अलग नहीं किया है यहाँ पर। देखिए x इक्वल टू क्या रखना है, L/2, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 इक्वल टू WL/, ये 4 कर दे रहा हूं यहां पर, और L/2 क्या हो जाएगा, L²/4 माइनस ये W/6 कर दे रहा हूं, और x³ बराबर हो जाएगा L³/8 प्लस C1, WL³ 16 माइनस WL³ 48 प्लस C1, 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48, 3WL³ माइनस WL³ प्लस C1, 0 इक्वल टू ये हो जाएगा -2WL³ अपॉन 48 प्लस C1, 0 इक्वल टू माइनस आ रहा है, नहीं प्लस में आएगा, ये माइनस में नहीं आएगा, सी में से एक गया तो प्लस में आएगा, प्लस WL³ अपॉन 24 प्लस C1, और C1 बराबर आ गया था माइनस का WL³ अपॉन 24। यही आया होगा पहले भी, पहले केस में भी यही आया होगा, तो इसमें भी यही आ गया माइनस का WL³ अपॉन 24। किसका मान आ गया, C1 का। क्योंकि डिफ्लेक्शन नहीं पूछा है यहाँ पर, ये आपको ढलान पूछ रहा है, यानी कि स्लोप पूछ रहा है, तो आपको यही आपका C1 का मान आपको रख देना है, जो समीकरण अभी यहाँ पर लिखा हुआ था उसमें रख देना है। यानी कि C1 का मान, समीकरण नंबर जो भी आपने माना हो, 1 2 3 जो भी माना हो, आपको C1 का मान उसमें रख देना है। यानी कि C1 का मान समीकरण में रखने पर, C1 का मान समीकरण में रखने पर यहां पर रख देना है C1 का मान। अब ये समीकरण तो मैंने मिटा दिया, इसको देख के लिखना पड़ेगा, देख लेता हूं क्या है। dy अपॉन dx ei इक्वल टू, जो समीकरण आया था वो आया था WL(x²/4 माइनस WS³/6 प्लस आया था C1, प्लस C1, यानी कि यह आ गया माइनस WL³ अपॉन 24। ये लीजिए, ये हमारा बन गया स्लोप का इक्वेशन, बन गई स्लोप की इक्वेशन। इसी में ही जब x इक्वल टू हम लोग 0 रखेंगे तब थीटा a का मान, थीटा b का मान निकलेगा। जब x इक्वल टू l रख देंगे तो थीटा b निकल आएगा। दोनों ही अब हम लोग अब कर रहे हैं, तो थीटा इक्वल, पहले x इक्वल टू 0 रख देते हैं, देखिए कितना आ रहा है। जब x इक्वल टू 0 होगा तब थीटा इक्वल टू थीटा b होगा।
यानी कि ये थीटा बी आ गया, थीटा बी इंटू ई आई इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या रखा है 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस का डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 माइनस डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 ई आई। इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 ई आई, यही आया मेरा थीटा बी का मान। क्लियर? तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं माइनस का डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 ई आई, यह आ गया मेरा थीटा बी का मान। माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पर? माइनस शो कर रहा है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहा है, ये मेरा आ रहा है क्लॉकवाइज। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? थीटा ए का जब मान निकालो तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, यदि प्लस आ रहा है तो आपका सवाल सही है। इसी में ही जब ये देखिए थीटा बी तो हम लोगों ने निकाल लिया था, जब x इक्वल टू एल होगा, जब x का मान हमें l के बराबर रखूंगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा a। यही कंफ्यूजन है स्टूडेंट का कि थीटा a कैसे निकलेगा। ये देखिए कैसे निकलेगा, जब इसी इक्वेशन में x इक्वल टू एल रख देंगे तब थीटा इक्वल टू थीटा a निकल आएगा, यानी कि थीटा a इंटू ई आई इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 4, x की जगह क्या रखना है l, तो ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24। देखते हैं क्या आता है, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 4 माइनस डब्ल्यू क्यूब बाई 6 माइनस 4 6 डब्ल्यू एल क्यूब देखते हैं 6 में से 5 4 और 1 5, तो ये क्या आ गया मेरा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24, क्या थीटा ए इंटू ई आई। ये देखिए थीटा ए का मान आ गया आपका, प्लस का ही आ रहा है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई। यही तो आपका कंफ्यूजन था। ये देखिए थीटा ए का मान प्लस का डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई आ गया, ये आ गया था मेरा माइनस का। तो ये क्या है मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, ये है मेरा क्लॉकवाइज, यानी थीटा का जो मान है ये है क्लॉकवाइज। ये तो था मेरा एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना सा अंतर है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये मेरा क्लॉकवाइज है। आप वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 ई आई, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 24 ई आई, प्लस माइनस जो है केवल और केवल डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन दूर हो गया। मैकाले विधि मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैकाले विधि में बहुत कंफ्यूजन है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैकाले विधि अभी आप छोड़ दीजिए। मैकाले विधि पर आपका न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाता है तो आप डबल इंटीग्रेशन मेथड को अप्लाई करके आप उसको सॉल्व कर लेना। अब डबल इंटीग्रेशन मेथड पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक ही न्यूमेरिकल है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए, कैसा क्वेश्चन आएगा, तरीका आपको पता होना चाहिए। लिखिए क्या है, व्यंजक, क्वेश्चन नोट कीजिए, व्यंजक ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम। व्यंजक ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम का प्रयोग करते हुए, इक्वल टू एम का प्रयोग करते हुए एक धरण के भार बिंदु का, एक धरण के
भार बिंदु का विक्षेप ज्ञात कीजिए, विक्षेप ज्ञात कीजिए। धरण की लंबाई, धरण की दी गई है, कैंटिलीवर धरण है। धरण की लंबाई 2.5 मीटर है। धरण की लंबाई 2.5 मीटर है तथा 2 किलोन्यूटन का भार, तथा 2 किलोन्यूटन का भार बद्ध सिरे से 2 मीटर की दूरी पर लगा है। बद्ध सिरा ये रहा, से 2 मीटर की दूरी पर लगा है। कितना? 2 किलोन्यूटन का भार बद्ध सिरे से 2 मीटर की दूरी पर लगा है। धरण का परिच्छेद यानी कि B इंटू डी 20 mm इंटू 35 mm है। धरण के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक E इक्वल टू 200 GPa गीगा पास्कल है। ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर mm²। ये हो जाएगा हमारा GPa। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चल, ये आप लोग यूनिट चेंज करते रहना। अब हमें करना क्या है, यहां पर कोई x मान लेते हैं। x दूरी पर मान लिया, ये x डिस्टेंस पर क्या निकालना है, mx का मान निकालना है। mx बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब यहां पर देखिए x आप यहां पे भी मान सकते हैं, आप x यहां पे भी मान सकते हैं, आप x यहां पे भी मान सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है आप कहां पर x माने, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि x यहीं पर माना जाए, यहां माना जाए, कहां माना जाए, तो वो कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं हो। चलिए, अगर आप कंफ्यूजन, ये तो मैंने कराई है, ये x वाली यहाँ मान दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट A से x दूरी पर मैंने कोई x मान लिया, क्लियर। अब क्या होगा, mx बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये डिस्टेंस कितनी बची 2 माइनस एक्स, इतनी तो बची। ये डिस्टेंस टोटल 2 थी, ये x थी, तो ये कितना हो गया 2 माइनस एक्स। ऐसे करके देख लेते हैं, ये वाला तरीका मैंने आपको करके दिखाया है। 2 इंटू एक्स हो जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि EI डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x। समीकरण नंबर 1 हो गया यहां पर। एक का समाकलन करने पर EI इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 2x² बाई 2 प्लस C1, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 मान देते हैं। ये थीटा इक्वल टू 0 कहां पर होगा, सभी को पता है थीटा इक्वल टू 0 कहां पर होता है, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तब, क्योंकि x मैंने यहां पर माना है। यदि मैं यहां पर मानता तब क्या लगते x इक्वल टू 2 रखने पर, क्योंकि 2 का मान दिया है। अगर मैं यहां पर x मानता तब x इक्वल टू 2 रखने पर थीटा इक्वल टू 0 होता। क्योंकि मैंने अब x यहां पर माना है तो x इक्वल टू 0 रखने पर थीटा का मान 0 होगा। यानी कि जब x इक्वल टू 0 होगा तब dy अपॉन dx भी 0 होगा, यानी कि ढलान का जो मान है वो 0 होगा। x इक्वल टू 0 यानी कि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, C1 इक्वल टू आ गया 0। ये सीधे सीधे आ गया, x इक्वल टू 0 रखा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, C1 इक्वल टू हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर C1 इक्वल टू हो गया 0। देखिए क्या आएगा, EI dy अपॉन
dx इक्वल टू 4x माइनस 2x² 2 से 2 कट गया, x² अकेला हो जाएगा माइनस x², और c1 का मान हो गया 0। क्योंकि मुझे अभी ढलान नहीं पूछा गया है, अगर आपको ढलान पूछा जाता तो आप क्या लिखते, ई आई थीटा इक्वल टू 4x अपॉन माइनस x² अपॉन ई आई करके आपका थीटा निकल आता। अलग अलग पर जब भी आप x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाता, x इक्वल टू आप 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, x इक्वल टू 2.5 रखेंगे तो लास्ट में निकल आता है। तो अभी नहीं पूछा है तो आप हम लोग नहीं निकालते हैं। इस समीकरण नंबर 3 का क्योंकि ये आपसे कहा गया है कि आप डबल इंटीग्रेशन मेथड से करिए तभी आपको करना है, अन्यथा आप एरिया मोमेंट मेथड भी लगा सकते थे। कुछ ना कहा जाए तो आपकी मर्जी है, आपको जो आसान लग रहा हो आप वो करें। तो ये हो जाएगा ई आई इंटू वाई, 4x का हो जाएगा 4x² माइनस x³ 3 प्लस c2। अब क्या अगेन y कहां पर 0 होगा, अगेन x इक्वल टू जब 0 होगा तभी y इक्वल टू 0 होगा। जब x इक्वल टू 0 होगा तब y इक्वल टू 0 होगा। यदि मैं यहां पर x मानता तो x इक्वल टू रखना पड़ता मुझे 2। तो ये देखिए 0 0 0, अगेन c2 इक्वल टू भी हो गया 0, अगेन c2 इक्वल टू भी हो गया 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो y का जो मान आया ई आई इंटू वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 2x² माइनस 3। y इक्वल टू आ गया 1 अपॉन ई आई ये देखिए y की इक्वेशन बन गई है हमारी। समीकरण नंबर 5 लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पर कहाँ का पूछा गया है, भारित धर्म के जो पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पर आपको y का मान पूछा गया है। जो सवाल में कहा गया है कि जहां पर लोड लग रहा है वहां का मुझे विक्षेप ज्ञात कीजिए। तो विक्षेप कहां पर ज्ञात करना है, x इक्वल टू, अभी यहां पर x माना तो x इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा मुझे, x इक्वल टू 2 पर y का मान निकालना है जो कि पूछा गया है सवाल में। आपको अधिकतम भी निकाल के दिखा दे रहा हूं, x इक्वल टू 2.5 रखेंगे तो अधिकतम निकल कर आ जाएगा। जब x इक्वल टू 2 होगा तब y इक्वल टू होगा y पॉइंट c मान लेंगे a, ये पॉइंट a माना ही मैंने, ये b है तो ये c मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये होगा y c जो कि पूछा गया है। तो y c बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ई आई 2, कितना रखना है 2 रखना है तो ये हो जाएगा 2 4 8 अपॉन 3। ये हो जाएगा 24 माइनस 8 यानी कि 16/3 ई आई। ये लीजिए वाई सी का जो मान आ गया 24 माइनस 8 में जो है 16/3 ई आई। यहाँ पर ई का मान भी आपको पता है, क्या आपको दिया गया है ई का मान, गिवन है क्या, ई का मान दिया गया है 200 गीगापास्कल, ये रहा ई का मान, और आई का मान बी डी क्यू अपॉन 12 लिख देंगे, ये रहा मेरा बी और ये रहा मेरा डी, निकल कर आ जाएगा आराम से। यही इतना ही आपसे पूछा गया है सवाल में, इससे आगे आपसे नहीं पूछा गया है। अगर आपसे कहा जाता है कि अधिकतम विक्षेप ज्ञात करो, उस कंडीशन में आपको x इक्वल टू, जब x इक्वल टू 2.5 होगा तब y इक्वल टू होगा y मैक्सिमम। जब x इक्वल टू 2.5 रखेंगे तब y इक्वल टू y मैक्सिमम आएगा, यानी कि इसी इक्वेशन में जहां पर आपने 2 रखा है तो 2 की जगह क्या रख देंगे 2.5 रखेंगे। क्लियर, मैं केवल इक्वेशन लिख दे रहा हूं।
सॉल्व आप लोग कर लेना, यानी कि 2.5 इंटू 4 माइनस ले लीजिए, इसका जो मान आएगा वो आएगा बाई मैक्सिमम। खैर, आपका ढलान तथा विक्षेप खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। कंफ्यूजन भी मैंने आपको दूर करने की कोशिश की, जो आपके सवाल आए हैं उसको भी मैंने देखा। अब हम लोग, जो आपका इंतजार है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तरफ करता हूं केवल, बहुत दिन हो गए ढलान तथा विषय पढ़ते पढ़ते। अब जो अगली क्लास होगी, अब हमारा नए टॉपिक पर ही होगी, या नया चैप्टर पे शुरू करेंगे, कॉलम। परीक्षाओं उपयोगी परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अब यहाँ पर हमारा जो चल रहा है वो मॉस और सोम दोनों की क्लासेस चल रही है, लेकिन कुछ चैप्टर जो है या कुछ टॉपिक जो है वो जो मॉस में है वो सोम में नहीं है, जो सोम में है वो मॉस में नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल और केवल उतने ही बताऊंगा जितना तक अभी मैंने पढ़ा दिया है, जो अभी नहीं पढ़ाए हैं उसके हम लोग मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर बाई चैप्टर, प्रतिबल तथा विकृति। प्रतिबल तथा विकृति, सभी लोग पेन अपना नोट करते रहें। प्रतिबल एवं विकृति। यदि मैं अगर क्वेश्चन पेपर बनाता हूं या मैं बनाता, तो टोटल आपके 9 क्वेश्चन, 9 इसमें चैप्टर हैं मॉस के अंदर, और लगभग 8 या 9 एसएम के अंदर हैं। तो सभी में से मैं आपको लगभग एक क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपको सभी चैप्टर से। अब जो बनाएगा वो जाने। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतिबल तथा विकृति में से आपको कितना नंबर का आता है। तो प्रतिबल तथा विकृति मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से मिनिमम बोल रहा हूं 10 मार्क्स का आएगा, मिनिमम 10 मार्क्स, और मैक्सिमम की बात करें तो 12 मार्क्स का आएगा। मिनिमम 10 मार्क्स यानी कि आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें थ्योरी भी हो सकती है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। अब इसमें थ्योरी क्या आएगी और न्यूमेरिकल क्या आएंगे, ये आप लोग नोट कर लें। तो सबसे पहले देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित को परिभाषित करें या कीजिए। इसमें जो इस सवाल में जो है वो पूरे चैप्टर के थ्योरी देते हैं, पूरे चैप्टर, पूरे मतलब सिलेबस की। मॉस का है तो मॉस के सभी चैप्टर की थ्योरी, यानी कि एक एक नंबर के जो परिभाषाएं होंगी वो पूछी जाती हैं। एसएम में भी एक एक नंबर की परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो इसमें से आपके 2 जो मैंने +2 ये आपके जो 2 बढ़ रहे हैं वो 2 इसी के ही है कि आपकी जो कौन सी थ्योरी या कौन से आपको परिभाषा पूछी जाती है। जैसे जैसे सबसे पहले प्रतिबल है, तो प्रतिबल की परिभाषा पूछी जाती है। प्रतिबल आपके, यदि आपके पास ये वाली बुक है, कौन सी है ये, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन की है। इस वाले बुक्स में पेज नंबर 51, पेज नंबर 51, यहां पर देखिए, निम्नलिखित को परिभाषित करें। इस टाइप से आपको 8-10 जो है वो दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं। इनमें से कोई भी 2 परिभाषाएं आपको जरूर देखने को मिलेंगी। ये जो दिए गए हैं मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। प्रतिबल, विकृति, प्रत्यास्थता सीमा, हुक का नियम, तापीय प्रतिबल, कर्तन विकृति, पार्श्व विकृति, आयतन विकृति, कर्तन प्रतिबल, सीधे भार तथा सीधे प्रतिबल,
यंग मापांक, कर्तन मापांक, आयतन मापांक, पॉइजन अनुपात, सुरक्षा गुणांक, पराभव बिंदु, प्रत्यास्थता, प्लास्टिकता, कठोरता, तन्यता, कुट्यता, कड़ापन, भंगुरता, ये सारी चीजें मैंने आपको नोट कराई हुई हैं। तो ये तो आपको आने ही चाहिए। इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। आपको ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं बना कि इनमें से कोई पूछी ना रही हो। अब हम लोग करते हैं, ये तो हो गया हमारा जो भी आपको 10-12 क्वेश्चन है, ये आपके 2 नंबर में आपके कवर होंगे। अब 10 नंबर में क्या क्या आएगा, 10 यानी कि 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन ही है, उनमें से ही पूछता है। एक तो आपका पूछता है, एक तो आता है मृदु इस्पात का प्रतिबल विकृति आरेख। बहुत बार पूछा गया है मृदु इस्पात का प्रतिबल विकृति आरेख, 10 में से कम से कम 9 बार पूछा जाता है। तो ये आपको आना ही चाहिए। मृदु इस्पात का प्रतिबल विकृति आरेख, कम से कम ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है और 5 नंबर का आता है। मृदु इस्पात का प्रतिबल विकृति आरेख, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, नोट कर लीजिए, मृदु इस्पात का प्रतिबल विकृति आरेख। नोट कर लिया। इसके बाद आपने ये वाला पढ़ा होगा, चेंज इन लेंथ FL अपॉन AE। चेंज इन लेंथ FL अपॉन AE मैंने आपको इस टाइप से आपको कुछ कराए होंगे न्यूमेरिकल, इस टाइप से मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए होंगे चेंज इन लेंथ वाले। तो FL अपॉन AE पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल 100% पूछा जाता है, 2 भी हो सकते हैं। इसलिए आपको इस वाले सारे न्यूमेरिकल जो हैं सब कुछ दिए गए हैं। यदि आप देखेंगे, ये देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, ये आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, या तो इस फॉर्म में मिलेंगे या इस फॉर्म में मिलेंगे। दोनों ही फॉर्म मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई हुई है। ये दोनों ही फॉर्मूले बेस्ड हैं, डेल्टा L इक्वल टू FL अपॉन AE। ये 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, ये 2 क्वेश्चन यानी कि इसका और प्रतिबल विकृति आरेख वाला, ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। ये 5-5 नंबर के 10 क्वेश्चन कोई नहीं काटता, हर बार आते हैं, हमेशा आते हैं। डेल्टा L इक्वल टू FL अपॉन AE। तो यहां पर देखिए, ये आपको 17 नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो कम से कम 12 नंबर आपके यहीं पर कवर हो गए हैं। केवल और केवल 5 नंबर की बात और है। अब देखिए 2 क्वेश्चन में या एक चैप्टर में अकेले आपके 12 नंबर कवर हो रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें से क्वेश्चन और क्या आते हैं। अब बात करते हैं केवल और केवल मॉस वालों के लिए। एसएम में ये चीज नहीं है, एसएम में नहीं है, केवल और केवल मॉस में है कि तिरछी काट पर प्रतिबल विकृति आरेख। तिरछी काट पर वाले मैंने आपको बताए होंगे, तिरछी काट पर मोहर वृत्त वाले, तो मोहर वृत्त का एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, मोहर वृत्त का। और तिरछी काट पर मुख्य प्रतिबल तथा कर्तन प्रतिबल ज्ञात करना। तिरछी काट पर मुख्य प्रतिबल तथा कर्तन प्रतिबल ज्ञात करना, ये आपको केस 1, 2, 3 तीनों ही मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं। मोहर वृत्त भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो इस पर एक न्यूमेरिकल आपका केवल और केवल मॉस में आएगा, 5 नंबर का। 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाना चाहिए। अगर अच्छा पेपर बनता है तो आपको ये अच्छा खासा टॉपिक कवर करता है। कम से कम 5 से 6 क्लासेस में हमने पढ़ाया है इसको, तो इस पर आपको एक न्यूमेरिकल तो बनता है। तो ये हो गया मॉस वालों के लिए पूरे 17 नंबर का केवल एक चैप्टर, 15 ये और 2 थ्योरी। तो पूरे पूरे 17 नंबर आपके मॉस में बन गए हैं केवल और केवल प्रतिबल विकृति आरेख से, पूरे 17 नंबर। यदि आप पूरी किताब में से केवल एक चैप्टर भी पढ़ के जाते हैं तो 17 नंबर आप लेकर आएंगे। लेकिन मुझे पता है आप 17 नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो लेकिन मॉस में ये आपके प्रतिबल विकृति आरेख में
इतना आपको पढ़ के आना है, जाना है। अब इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं हो सकता, इससे शॉर्ट मतलब खत्म। मैंने आपको 3-4 ही क्वेश्चन बताए हैं, इससे ज्यादा शॉर्ट और क्या बताएं, और कुछ भी नहीं है शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल। और जो प्रतिफल विकृति के हमारे जो न्यूमेरिकल है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल, आप एग्जाम्पल में से कोई भी 5-6 क्वेश्चन करके चले जाना, यदि आना होगा तो उनमें से ही आ जाएगा। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं, हमेशा छोटे क्वेश्चन ही आएंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आता है जड़त्व आघूर्ण। सेकेंड चैप्टर जो है वो है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, यानी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, आपको सेकेंड ईयर में भी बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है, और आपको नमन के समीकरण में भी आपको डिटेल में बताया गया है। तो ये जड़त्व आघूर्ण में आपको आना चाहिए, आई एक्स निकालना और आई वाई निकालना, ये आपको आना चाहिए। जड़त्व आघूर्ण में आपको ये दोनों चीज आनी हो चाहिए। आते कौन कौन से क्वेश्चन है, ये देखिए, या तो एल आएगा, बहुत बार पूछा गया है एल सेक्शन, उल्टा एल भी आ जाता है, गिने चुने क्वेश्चन है वही बार बार रिपीट होते हैं, या तो एल ऐसा आ जाएगा या ऐसा आ जाएगा। टी सेक्शन पूछा जाता है कई बार, या फिर उल्टा टी भी पूछ लेता है। एल ऐसा भी आ सकता है, टी ऐसा भी आ सकता है। आई क्वेश्चन आई पूछा जाता है कई बार, अगर थोड़ा बहुत भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए तो ये आई सेक्शन पूछ लेता है ज्यादा से ज्यादा। आई ऐसे भी आता है और आई ऐसे भी आता है। ये दोनों तरीके से आई सेक्शन भी पूछता है। एल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, इससे ज्यादा आपको जब बाहर नहीं पूछा जाता है, या ज्यादा ज्यादा आपको जो मैंने आपको क्लास में कराया है इसके अलावा आप ये क्वेश्चन और देख के जाना। ये वाला क्वेश्चन अगर मैंने आपको कराया हो, इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन और आप लोग देख के चले जाना। ये भी बहुत ही रेयर में अगर पूछेगा, अगर ऐसा आता है, बहुत ही रेयर केस है कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। ये आपको ये वाला ऐसा भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये देखिए। तो ये आपका जड़त्व आघूर्ण के आ गया। और जड़त्व आघूर्ण में कुछ थ्योरी भी आती है, जैसे आकृति मापांक क्या होता है, ये सारी। तो जड़त्व आघूर्ण देखता हूँ थ्योरी कहीं क्या, दिया है, क्या है, आकृति मापांक, परिभ्रमण त्रिज्या, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। लिख लीजिए, चलिए मैं बता देता हूं थ्योरी में क्या क्या आ सकता है। पहला लिखिए, परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन, परिभ्रमण त्रिज्या समांतर अक्ष प्रमेय, लंबवत अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय एवं लंबवत अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय एवं लंबवत अक्ष प्रमेय। इसके बाद आकृति मापांक, आकृति मापांक, मॉडुलस ऑफ सेक्शन, आकृति मापांक, दूसरा होता है सुरक्षा गुणांक, सुरक्षा गुणांक
फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलिए बस इसमें से आपको एक क्वेश्चन कुछ भी आएगा, चाहे एल सेक्शन आए, टी सेक्शन आए, आई सेक्शन आए, कुछ भी आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन से ज्यादा आपको नहीं पूछा जाना चाहिए और आपकी कुछ थ्योरी हो जाएगी, यानी कि कम से कम 5 नंबर और ज्यादा से ज्यादा इसमें 7 नंबर ही आपको मिलेंगे। तो यदि आपको जड़ ताबूर आता है तो मॉस वालों के लिए 17 प्लस कम से कम 17 प्लस 5, ये देखिए हो गए हैं आपके 22 नंबर, और आपके एसएम वालों के लिए 15 प्लस 5 यानी कि हो गए 20 नंबर। अब यहां पे देखिए, सॉरी 10 प्लस 5 15 नंबर, 15 और 2 17 नंबर अब उनके हुए हैं एसएम वालों के। अब नेक्स्ट आता है एसएफडी एंड बीएमडी। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है और आपको भी आना ही चाहिए। यदि आप एसएम या मॉस का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको एसएफडी बीएमडी तो बनाना आना ही चाहिए। आएगा कैसा? आएगा कैसा? कभी भी आपको सिंगल लोड पर क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी आपको कोई भी सिंगल लोड पर क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी कि केवल पॉइंट लोड या केवल यूडीएल का सवाल बिल्कुल नहीं आएगा। कैसा भी आएगा तो यूडीएल के साथ ही पॉइंट लोड लगा हुआ कोई क्वेश्चन मिलेगा। यूडीएल के साथ पॉइंट लोड लगा हुआ क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। यदि आपको एसएफडी बीएमडी अच्छा क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड बीम में हो, चाहे वो आपका कैंटिलीवर बीम में हो, आपको हमेशा यूडीएल के साथ पॉइंट लोड ही लगा मिलेगा। एसएफडी बीएमडी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, कई सारे सब आपको लेक्चर दिए हैं, बहुत आपको समझाया है। तो एसएफडी बीएमडी के आपको क्वेश्चन आने चाहिए, ये दोनों ही। और ये आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो कम से कम माने तो एक क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं और मिलने चाहिए। इसमें भी आपको क्या क्वेश्चन पूछता है, उदासीन अक्ष क्या होती है? इसमें नहीं है उदासीन अक्ष, वो तो उसमें नमन के समीकरण में है। बिंदु भाग, इसमें कोई भी थ्योरी वगैरह ज्यादा नहीं है। टाइप्स ऑफ बीम पूछ लेता है कभी कभार, कितने प्रकार की बीम होती है, तो ये सब तो आपको आता ही है। एसएफडी बीएमडी आपको आना चाहिए कम से कम एक क्वेश्चन। इसमें आपको पूछता है नति परिवर्तन बिंदु। हाँ, नति परिवर्तन बिंदु बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नति परिवर्तन बिंदु 1 नंबर में। तो ये आपको आना चाहिए कि जब आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में जाता है और जहां पर बेंडिंग मोमेंट का मान 0 होता है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। एक्स निकालना आना चाहिए, एक्स वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है। एसएफडी बीएमडी के बाद आता है आपका नमन के समीकरण। एसएफडी बीएमडी के बाद आता है आपके नमन के समीकरण, जो दोनों में ही है, आपका एसएम में भी है और मॉस में भी है। यहाँ पे अगर मैं नोट करता जाऊं, मॉस के फर्स्ट चैप्टर में कितने बताए थे मैंने आपको? 15 और 2 17 नंबर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताए थे। प्रतिबल विकृति आरेख निकालना या FL/AE, और आपको मोहर वृत्त वाले सवाल आपको कम से कम, और 2 क्वेश्चन 2 नंबर जो है आपको थ्योरी में मिलेंगे यहाँ पर, और ऐसे में मिले थे कम से कम 10 2 12 नंबर। सेकेंड मैंने आपको बताया जड़त्वाघूर्ण दीजिए, जड़त्वाघूर्ण में आपको कम से कम 5 नंबर ही मान के चलते हैं जड़त्वाघूर्ण का आपको। थर्ड मैंने आपको बताया एसएफडी बीएमडी, कम से कम 5 नंबर। ये मैं बिल्कुल कम से कम बता रहा हूँ, इसमें आपको 2-2 क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन बढ़ गया तो सीधे 5 नंबर बढ़ेंगे। कम से कम आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद है नमन के समीकरण। नमन के समीकरण में सबसे पहले नमन का समीकरण प्रूफ करने के लिए बहुत बार पूछा गया है, आपको ये आना ही चाहिए। M/I = σ/y = T/R।
इस समीकरण को सिद्ध करने के लिए बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 90% ये क्वेश्चन आया हुआ है। नमन के समीकरण आपको आने ही चाहिए। तो इसमें आपको एक थ्योरी प्लस एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी भी आएगी, यानी थ्योरी में आपको ये चीज आएगा, और न्यूमेरिकल में इस पर बेस्ड कोई भी आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है इस समीकरण को लेकर। क्लियर? तो क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम ये थ्योरी तो आनी ही आनी है। कम से कम 5-5 नंबर आप, मैं केवल और केवल एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। m/i σ/y = E/r, इसकी प्रूविंग आपको रट के जानी है, कैसे भी करना है, लेकिन रटना जरूर है। आपकी ये प्रूविंग जरूर से जरूर आ सकती है या आ चुकी है कई बार, तो इसको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये मैंने आपको केवल और केवल एक क्वेश्चन बताया है नमन के समीकरण से, और इस पर मैंने आपको कई सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, तो न्यूमेरिकल भी देख के जाना है, वो आपके प्लस होंगे, इसमें वो प्लस ही जोड़ेगा, माइनस कुछ नहीं होगा। इसमें आपको पूछ सकता है, थ्योरी भी आती है इसमें, थ्योरी में आपको होता है उदासीन अक्ष वगैरह, लिख लीजिए इस थ्योरी क्या क्या आती है। उदासीन अक्ष है, वक्रता त्रिज्या है, उदासीन अक्ष, वक्रता त्रिज्या, उदासीन अक्ष, वक्रता त्रिज्या, प्रतिरोधी घूर्ण, प्रतिरोधी घूर्ण, आकृति मापांक, आकृति मापांक, उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष, नमन दृढ़ता, नमन दृढ़ता, फटन मापांक, मॉडल्स ऑफ रैप्चर, परिवहन त्रिज्या मैंने आपको लिखवाई थी शायद, समांतर अक्ष, लंबवत अक्ष में मैंने कराई है। परिभाषा आप लोग देख लेना इसकी, तो कम से कम 5 और एक आध परिभाषा आपकी इसमें जरूर पूछ लेता है, तो आप इसमें एक नंबर और जोड़ सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। मैं कम से कम मान के चल रहा हूं, अगर कुछ भी नहीं आता तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका ये वाला आएगा ही आएगा, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, इस पर बेस्ड आएंगे न्यूमेरिकल। चौथा हो गया। इसके बाद आपका पांचवा है, पांचवा चैप्टर जो है इसके बाद का, वो मैंने अभी कराया नहीं है, विकृति हो जाए। इसके बाद ढलान तथा विक्षेप, यही वाला जो हम पढ़ा रहे थे अभी, ढलान एवं विक्षेप। इसमें आपको दोनों विधि है, एक एरिया मूवमेंट मेथड है, डबल इंटीग्रेशन मेथड है। इस पर आपको केवल केवल न्यूमेरिकल आता है ढलान तथा विक्षेप ज्ञात करने के लिए, ढलान तथा विक्षेप ज्ञात करने के लिए न्यूमेरिकल आता है, और थ्योरी पूछ लेता है m = d²y/dx² × EI। इसको सिद्ध करने के लिए थ्योरी भी पूछ सकता है, d²y/dx² × EI सिद्ध करें, m बराबर ये कैसे होता है। तो इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल ही देखने हैं, थ्योरी आपको पूछी जाती है, आपको थ्योरी थोड़ा बहुत ही देखनी है, यानी कि आपको ज्यादा आपको न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकल पर आपको ज्यादा फोकस करना है। विकृति ऊर्जा के जो बाद ढलान तथा विक्षेप, इसमें ढलान और विक्षेप की परिभाषा है और आपको थ्योरी। तो कम से कम यहाँ पर आपका इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको ज्यादा भी आपको यहाँ पर ज्यादा कठिन क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। कम से कम एक न्यूमेरिकल मैं मान के चल रहा हूँ, इसमें प्लस ही होते हैं, माइनस बिल्कुल नहीं होने का। एक न्यूमेरिकल आपका ढलान एवं विक्षेप ज्ञात करने के लिए जरूर पूछता है
आपका एरिया मोमेंट मेथड से या डबल इंटीग्रेशन मेथड से एक क्वेश्चन 100% आता है। इसमें कोई भी कटौती नहीं हो सकती कभी भी, किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी क्वेश्चन पेपर में। इतना मैंने आपको पढ़ाया है। ये देखिए 10, 20, 30, 7, 37 नंबर आपके आते हैं मॉस में। यदि आप इतना भी करके आते हैं 10, 20, 30, 2, 32 नंबर आते हैं एसएम में। ये है आपका स्कोर। अगर आप जितना मैंने कराया है, जितने मैंने अभी तक वीडियो बनाए हैं, उतना अगर आप पढ़ के आते हैं तो मॉस वाले 37 नंबर का और एसएम वाले कम से कम 32 नंबर का अटेंड करेंगे। इसमें प्लस ही करके आएंगे, कुछ भी माइनस नहीं होगा। इसमें प्लस ही करके आएंगे, आप इसमें माइनस बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बहुत ही कम गुंजाइश, एक एक क्वेश्चन माना है, तो एक एक क्वेश्चन तो बनता ही है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उस पर हम लोग आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे है मरोड़ है, मरोड़ में भी यही एक इक्वेशन आती है, मरोड़ इक्वेशन, मरोड़ के समीकरण। मरोड़ बच रहा है मॉस में, कॉलम स्टड बच रहा है, कॉलम बच रहा है, और पतले बेलनाकार गोले गोल बच रहा है, और विकृति ऊर्जा। 4 आपके बच रहे हैं चैप्टर मॉस में। इसको चैप्टर के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बाद मॉस में जो बच रहा है विकृति ऊर्जा, मरोड़, कॉलम और पतले बेलनाकार गोली गोल। और एसएम में जो बच रहा है धरण में कर्तन प्रतिबल, धरण में कर्तन प्रतिबल, कॉलम एंड स्टड और ट्रस। 3 चैप्टर बचे हैं एसएम में और 4 चैप्टर बच रहे हैं आपके मॉस में। तो अभी जो कॉमन है वो है कॉलम एंड स्टड। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन एंड स्टड पढ़ेंगे। कॉमन एंड स्टड के बाद फिर हम लोग सेपरेट सेपरेट, यानी कि मॉस का केवल, या तो मॉस की केवल क्लास चलेगी या केवल एसएम की क्लास चलेगी। अभी तक हमने आपको जो बताए हैं वो आपने नोट कर लिया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर है प्रतिबल तथा विकृतियां। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। अब इसमें न्यूमेरिकल वाले में क्वेश्चन में क्या होता है, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट में क्या होता है, मैं आपको न्यूमेरिकल नोट नहीं करा सकता कि ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ना। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अभी मैं करा रहा हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कितने न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट में थ्योरी होती तो मैं बता दूंगा ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी आप पढ़ लो। लेकिन न्यूमेरिकल में क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं। मैं आपको 8-10 न्यूमेरिकल करा दूंगा, उनमें से एक भी नहीं फंसेगा। मैं 10 के नहीं 20 आपको न्यूमेरिकल लिखवा दूंगा, 20 में से एक भी न्यूमेरिकल आपको नहीं फंसेगा। हाँ, आपको अगर थ्योरी में यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। आपका एक ना एक आपको, जैसे एसएफडी बीएमडी है, कितना एसएफडी बीएमडी कराया, कम से कम 100 क्वेश्चन है, मैं एसएफडी बीएमडी करा दूंगा, एक भी हो सकता ना फंसे। हो सकता है आपको केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो एसएफडी बीएमडी आप बना सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल देखते हैं अब हम लोग नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।